बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 24 पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक ही पार्ट है और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आपने डूइंग वर्ब के 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो जब 12 टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं उनके बाद उनके पैसिव वॉइस का आगाज़ किया जाता है। 12 टेंसेस जो आपने पढ़े हैं वो सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस होते हैं। अब हमने उनके पैसिव वॉइस को पढ़ना है। तो किस तरह, आपने पहले मेरी बात ये सुननी है कि जो पैसिव वॉइस हैं वो 12 के 12 टेंसेस के नहीं होते, ये 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस होते हैं। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो पास्ट टेंस का है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो फ्यूचर टेंस का है, इन तीनों के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। तो स्टूडेंट्स, यूं टोटल 9 टेंसेस बचते हैं जिनके पैसिव वॉइस हमने पढ़ने हैं, हमने सीखना है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, पहले एक ज़माने में 7 टेंसेस के पैसिव वॉइस होते थे। फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस भी आ गए तो 8 टेंसेस के हो गए, और अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस भी आ चुके हैं। तो यूं टोटल 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस होते हैं। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस लेसन नंबर 24, और नीचे सब हेडिंग लिखना है गोल्डन रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। अब आपने वो गोल्डन रूल्स कौन से लिखने हैं? आपने लिखना है नंबर 1, द सेंटेंसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी मेड पैसिव। ये फर्स्ट रूल आपने सुना क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस के पैसिव बनाए जा सकते हैं। मैंने क्या बोला? द सेंटेंसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी मेड पैसिव। अब मेरी बात सुनिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? स्टूडेंट्स, पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपको मैंने बीइंग और डूइंग वर्ब पढ़ाया है, बीइंग वर्ब की जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। तो किसके पैसिव वॉइस बनते हैं? कौन से सेंटेंसेस के? डूइंग वर्ब के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। अच्छा, अब डूइंग वर्ब की भी 2 मेन टाइप्स हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वाले जुमलों के पैसिव बनते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वाले जुमलों के पैसिव नहीं बनाए जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी अंग्रेजी ज़बान के जो सेंटेंसेस हैं उन तमाम के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब पाया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपने अभी मुझसे समझना है कि वो क्या होता है। वैसे मैं अपनी एक वीडियो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से अपलोड करवा चुका हूं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब्स के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वो क्या है भाई? अगर किसी जुमले का सब्जेक्ट जो काम करे उसका असर आगे किसी नाउन या प्रोनाउन पर पड़े, यानी सब्जेक्ट के किए हुए काम से आगे कोई नाउन या प्रोनाउन मुतासर हो, तो वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। यानी नाउन या प्रोनाउन, अगर इसके बारे में भी आपको मालूम नहीं तो मैं आपको आसानी से बताता हूँ
कि किसी भी चीज़, जगह, जानवर, परिंदे, शख्स का नाम नाउन होता है। और प्रोनाउन क्या होते हैं? ये जो आई, मी, वी, अवर, अस, यू, ही, शी, दे, हिम, हर, देम, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सब्जेक्ट को याद रखना है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है और जिसके ऊपर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका असर आगे नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है, तो उस फिक्रे में जो वर्ब होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी आप ये याद रख लें कि सिर्फ उन्हीं जुमलों में ऑब्जेक्ट पाया जाता है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद हो। हर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता, यानी सब्जेक्ट जो काम करे उसका असर आगे ऑब्जेक्ट पर पड़े, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन पर पड़े, तो जुमले में मौजूद वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और सिर्फ इन ही जुमलों के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। या अगर आसान अल्फाज में आप समझना चाहते हैं, आप मेरी बात याद रखिए, जिन जुमलों में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीज़ें मौजूद हों, सिर्फ उन्हीं के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लेकिन ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ऑल द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। भाई ये मैंने क्या लिखवाया कि ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ऑल द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। भाई देखिए, ये जो मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ ये किसी एक टेंस के पैसिव वॉइस के लिए नहीं है। ये 9 टेंसेस के जो पैसिव वॉइस होते हैं सभी के लिए कॉमन रूल हैं, मुश्तरका रूल्स हैं। ये देखें, मैंने बोला कि तमाम जो जुमले होते हैं पैसिव वॉइस के, खा वो किसी भी टेंस से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस हों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हों, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाले सेंटेंस हों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस हों, पास्ट परफेक्ट टेंसेस वाले सेंटेंसेस हों या फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस वाले सेंटेंसेस हों, तमाम तरह के जो 9 के 9 टेंसेस हैं उनके तमाम पैसिव जुमलों में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कभी भी पैसिव जुमलों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के जुमलों से आसान होते हैं। जो आपने 12 टेंसेस पढ़े हैं, आपने उधर पढ़ा होगा कि किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS, किसी में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तमाम जो टेंसेस हैं 9 के 9, उनके पैसिव वॉइस जुमलों में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। लिखें, फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ बीइंग वर्ब आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, ये जो आपको मैंने लिखवाया रूल के फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ बीइंग वर्ब आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस, ये क्या मैंने लिखवाया? भाई जो थर्ड फॉर्म आपको मैंने बोली कि तमाम टेंसेस में यूज़ की जाएगी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन से पैसिव जुमलों में इस्तेमाल होते हैं? तो भाई वो बीइंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वो कौन से? अभी आपने एक चार्ट बनाना है, आपने अपने रजिस्टर की 10 लाइनों पे सेंटर में एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाने हैं, 2 खाने बनाने हैं। आपने जो लेफ्ट साइड पे कॉलम है उधर आपने हेडिंग लिखना है हेल्पिंग वर्ब्स, और जो राइट साइड पे है उधर लिखना है टेंसेस। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के अंदर यूज़ होते हैं
पैसिव वॉइस जुमलों में आपने हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखना है इज, एम एंड आर, और टेंसेस के नीचे लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे आ जाइए, इधर लिखना है इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग, और टेंसेस के नीचे लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इधर आ जाइए, आपने लिखना है हैज़ बीन एंड हैव बीन, और टेंसेस के नीचे लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इधर आ जाइए, आपने लिखना है वाज एंड वर, और टेंसेस के नीचे लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इधर आ जाइए, आपने लिखना है वाज बीइंग एंड वर बीइंग, और टेंसेस के नीचे लिखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इधर आ जाइए, आपने लिखना है हैड बीन, और टेंसेस के नीचे लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर आ जाइए, आपने लिखना है शैल बी एंड विल बी, और टेंसेस के नीचे लिखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इधर आपने लिखना है शैल बी बीइंग एंड विल बी बीइंग, और टेंसेस के नीचे लिखना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इधर आ जाइए, आपने लिखना है शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन, और टेंसेस के नीचे लिखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको आपने पैसिव टेंसेस के अंदर यूज़ करना है। यानी मैंने लिखवाया इज, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। इसी तरह इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए, तो आगे थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। हैज़ बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, तो आगे थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। वाज, वर पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। वाज बीइंग, वर बीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। शैल बी, विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए, तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा। शैल हैव बीन, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, तो थर्ड फॉर्म आगे मेन वर्ब होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने पढ़ा दिए। अगर आप इस तरह याद करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तीनों जो इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर, पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वर, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी, विल बी। तीनों कॉन्टिन्यूस किस तरह? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज बीइंग, वर बीइंग, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग। तीनों परफेक्ट में किस तरह कि हैज़ बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड बीन पास्ट परफेक्ट, और शैल हैव बीन, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट। तो ये ज़रा आसानी हो जाएगी आपको याद रखने में। अब चलिए फोर्थ पॉइंट, आपने लिखना है द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस इज मेड ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको क्या लिखवाया? The subject of active sentence is made the object of passive sentence and the object of active sentence is made the subject of passive sentence। क्या मतलब हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील करेंगे, यानी एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट पैसिव जुमले का ऑब्जेक्ट बन जाता है जब पैसिव बनाएं, और एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट पैसिव जुमले का सब्जेक्ट बन जाता है जब उसे पैसिव बनाएं। अच्छा, आपने एक नीचे छोटा सा नोट लिखना है। वी यूज प्रपोजिशन आइदर बाय और टू और विद बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, मैंने बोला कि हम इस्तेमाल करते हैं या तो प्रपोजिशन बाय या टू या विद, किधर? पैसिव सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट से पहले। अच्छा, क्या मैंने लिखवाया? वी यूज प्रपोजिशन आइदर बाय और टू और विद बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। तो ये जो मैंने लिखवाया कि हम ये प्रपोजिशन इन तीनों में से एक यूज करते हैं। आमतौर पर तो आपने बाय को यूज होते हुए देखा होगा। टू और विद कब करते हैं? ये मैं आपको जब पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके पैसिव वॉइस समझाऊंगा तो वहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि इधर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये उधर समझ आएगा। अब आपने क्या करना है?
कि आपने एक टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, अपने रजिस्टर की 10 लाइनों पर आपने एक दरमियान में लाइन खींचना है और जो राइट साइड पे कॉलम बना उधर आपने लिखना है सब्जेक्ट और लेफ्ट साइड पे एक जो कॉलम है उधर लिखना है ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट के नीचे लिखना है आई और ऑब्जेक्ट के नीचे लिखना है मी। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो ले पूरा चार्ट तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब आ जाइए कि सब्जेक्ट के नीचे आपने आई लिखा था, अब लिखिए वी और दूसरी तरफ लिखिए अस। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए यू तो दूसरी तरफ यू, ये सेम रहेगा। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए ही, ऑब्जेक्ट के नीचे हिम। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए शी, ऑब्जेक्ट के नीचे लिखिए हर। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए दे, ऑब्जेक्ट के नीचे देम। सब्जेक्ट के नीचे इट, ऑब्जेक्ट के नीचे इट। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए हु और ऑब्जेक्ट के नीचे लिखिए हुम। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए विच और ऑब्जेक्ट के नीचे भी लिखिए विच। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए व्हाट, ऑब्जेक्ट के नीचे भी लिखिए व्हाट। सब्जेक्ट के नीचे लिखिए वन और ऑब्जेक्ट के नीचे भी लिखिए वन। अब स्टूडेंट समझिए, जब हम एक्टिव जुमले को पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव जुमले का जो सब्जेक्ट होता है अगर वो आई है तो ऑब्जेक्ट जब उसे बनाएंगे तो वो मी में बदल जाएगा। लेकिन इसी तरह समझिए अगर एक्टिव जुमले में ऑब्जेक्ट मी आया हुआ है ऑलरेडी एक्टिव में और उसको पैसिव में जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई में बदल जाएगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट एक्टिव का वी है तो पैसिव में उसे अस बना देंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक्टिव जुमले में अस आया हुआ है तो उसे हमने सब्जेक्ट बनाना होगा तो वो वी में तब्दील हो जाएगा। यू जो है इसका कोई मसला नहीं है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम रहता है, इसलिए इसके लिए आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये एक्टिव का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव में भी यू ही रहेगा और अगर एक्टिव जुमले में ये ऑब्जेक्ट यू है तो जो पैसिव जुमला है उसका सब्जेक्ट भी यू ही रहेगा। अब आ जाइए, अगर सब्जेक्ट ही है एक्टिव का तो पैसिव में हिम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्टिव में ही हिम है तो पैसिव में सब्जेक्ट बन के ही हो जाएगा। शी अगर सब्जेक्ट है एक्टिव में तो पैसिव में हर। इसी तरह हर अगर एक्टिव जुमले में है तो वो शी हो जाएगा। दे अगर एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन के पैसिव में देम हो जाएगा और अगर एक्टिव जुमले में देम है तो पैसिव में दे हो जाएगा। इट का भी यू की तरह कोई रफड़ नहीं, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा रहता है। हु अगर एक्टिव जुमले में है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन के हुम हो जाएगा। अगर एक्टिव जुमले में हुम है तो उससे पैसिव में हु में तब्दील कर देंगे। आगे विच, व्हाट और वन तीनों सेम है, इनकी कोई टेंशन नहीं है, एक्टिव पैसिव दोनों में इनको तब्दील नहीं किया जाता। अब आ जाए ये वन क्या है इसके बारे में बताऊं। ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होता है, लेकिन ये यहाँ पर प्रोनाउन है और जब ये प्रोनाउन हो इसका मतलब होता है हर शख्स। तो ये एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन अगर एक्टिव जुमले में ये ऑब्जेक्ट बना हो तो फिर पैसिव में इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, पर रहता ये वन ही है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स पैसिव वॉइस को समझाने के लिए के शुरू में आपकी बेस बनाने के लिए ये गोल्डन रूल्स हैं, ये समझाए। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप कभी भी पैसिव वॉइस को समझ ही नहीं सकते, ये मेरा क्लेम है। आपने पहले अच्छे तरीके से इस वीडियो को बार बार देखना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये पैसिव सेंटेंसेस को समझने की बेस है। आपको ये समझ जब आ चुकेंगे, आगे 9 के 9 टेंसेस के अंदर यही रूल यूज़ होते हैं, कोई चेंज नहीं आता। देखें ट्रांजिटिव वर्ब जो पहला पॉइंट है ट्रांजिटिव वर्ब वाला, वो 9 के 9 टेंसेस के लिए सेम है। अगर सेकंड जो आपने पॉइंट पढ़ा थर्ड फॉर्म वाला, 9 के 9 टेंसेस के लिए सेम है। अच्छा थर्ड को छोड़ दें, जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ये 9 के 9 टेंसेस के लिए सेम है। चेंज आता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए, वो हर टेंस के अंदर डिफरेंट होते हैं। वो मैंने आपको चार्ट बनवा दिया, आपने इन रूल्स को अच्छी तरह याद करना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई बात समझ ना आए,
कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।